तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का छठा लेक्चर है। एक हफ्ते में मैं 2 वीडियो बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू था, इसकी वजह से मैं एक वीडियो नहीं बना पाया। इस सप्ताह एक वीडियो कम मैं बना पा रहा हूँ। तो जो भी हो, पीछे का जो भी रिवीजन है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप रिवीजन कर रहे होंगे। कोरोना में घर पे रह करके सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे। और एससी वर्मा का पिछले लेक्चर में हमने होमवर्क दिया है 1 to 20, उसको भी आपने बना लिया होगा। उसको बना लो और जो भी डाउट होता है व्हाट्सएप पे भेज दो। कुछ बच्चे भेजे थे, उनको मैंने सॉल्यूशन भेजा है, या फिर हिंट ही भेज देता हूँ, है ना। ओके, चलिए बिना टाइम पास किए हम लोग देखते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पिछले लेक्चर में हम पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम कर रहे थे, और उसमें अभी तक हमने पेंडुलम्स को, 2 पेंडुलम था तो उसे हम लोग एयर में रखे थे। आज हम मीडियम चेंज करेंगे, तो देखते हैं मीडियम चेंज करने से कैसे इक्वेशंस लिखा जाएगा, कैसे क्या क्या फोर्सेस में चेंजिंग आएगा, क्या एक्स्ट्रा फोर्स आएगा। ठीक है, ओके। देखो, तो पिछले लेक्चर में जो हमने पेंडुलम लिया था वैसा ही एक हम पेंडुलम लेंगे, यहाँ पे वैसा ही सेटअप लिया, एक ऐसा एक ऐसा। ठीक है, ये पेंडुलम बॉब है जिसपे जो मास है वो Q है और चार्ज जो है वो Q है और मास M है। इस पे चार्ज Q है और मास M है। ठीक है, और इस पूरे सेटअप को हमने पानी में लेके डाल दिया, या फिर किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया। ओके, तो ये मान लो कि चारों तरफ एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लिक्विड मीडियम है ये। डाइलेक्ट्रिक कहने से आप ज्यादा टेंशन में नहीं आना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अभी आगे हम लोग खूब पढ़ेंगे। अभी जो मैंने मीडियम चेंज करके आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ, कि मीडियम चेंज करने पे क्या कूलम्ब्स लॉ लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r², और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r लिख सकते हैं, तो वो कूलम्ब्स लॉ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 by r²। यदि हम ईयर में नहीं लिख रहे हैं तो ओके। तो दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसको थोड़ा मैं ऊपर बना दूं, और यहाँ पे है दोनों के बीच में जो गैप है, अभी ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा डैश है, और यहाँ भी एंगल थीटा डैश है। थीटा हम लोग पहले यूज कर चुके हैं ना, तो ये थीटा डैश मान लिया। यदि थीटा डैश हम यूज कर लिए होंगे तो थीटा डबल डैश मान लो, या फिर अल्फा बीटा मान लो, है ना। हालांकि दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए अल्फा ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये अल्फा है और ये अल्फा है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है ना अभी, वो x है। ओके, और ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, l है, इसका भी लेंथ क्या है, l है। चलिए, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा। पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन लगता है। तो ये रहा रिपल्सन का वो फोर्स, तो ये होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक। और एक ऊपर यहाँ पे क्या लगेगा, रस्सी, कांटेक्ट पॉइंट से रस्सी की तरफ क्या लगता है, टेंशन का फोर्स लगता है, जब स्ट्रिंग स्ट्रेचिंग की कंडीशन में होता है, स्ट्रेच्ड होता है ना। तो ये टेंशन हो जाएगा। नीचे में क्या लगेगा, mg, नीचे में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर में क्या लगेगा, फोर्स ड्यू टू बायोन्सी, तो बायोनिक फोर्स लगेगा। चलिए, तो इसको मैं अलग करके दिखा देता हूँ यहाँ डिस्प्ले में क्या क्या फोर्सेस है, कैसे कैसे लग रहा है। तो इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इधर है mg फोर्स, इधर है तुम्हारा टेंशन फोर्स, और इधर है बायोन्सी का फोर्स। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से कितना हो जाएगा, अल्फा ही होगा। तो यहाँ भी एंगल आ गया अल्फा, तो t का इधर कंपोनेंट होगा t cos अल्फा, और ये t sin अल्फा, है ना। कंपोनेंट में इसको तोड़ दिया गया। अब ये x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, तो इधर का भी नेट फोर्स 0 होगा और इधर का भी नेट फोर्स 0 होगा। तो जब x में इक्विलिब्रियम लगाओगे, तो बाय द कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वी कैन राइट एन इक्वेशन t sin अल्फा इज इक्वल टू fe, और fe की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बाई, और एक ऐसा ये मीडियम है, इस मीडियम के बारे में कुछ और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दूं आपको, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसकी डेंसिटी रो है, इसका जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन r है, और ये जो बॉब है ना, बॉब का वॉल्यूम जो है वो v0 दे रखा है। ये वॉल्यूम है बच्चा, v0, इसका भी v0 है और इसका भी क्या है, v0 ही है। v0 इज वॉल्यूम हियर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉब।
ओके, अब देखो ये टी साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ ई। अब एफ ई को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, है ना, इनटू में q1 q2 बाई x स्क्वायर। दोनों के बीच में गैप अभी कितना है, x है ना, तो q1 q2 बाई x स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। परफेक्ट, इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर हो गया। अब इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर करना है, तो इधर देखो भाई t cos अल्फा प्लस एफ बी, ऊपर में दोनों फोर्स है इसलिए दोनों को हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये एफ बी है ना, एफ बी कितना होगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एफ बी विल बी, ये फोर्स ड्यू टू बायोन्सी जो होता है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको मैं बता दूं, होता क्या है, फोर्स ड्यू टू बायोन्सी रो एल वी बी जी, ये रो एल है, एल सेमी हमने लिखा है, ये क्या बता रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी बी क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू में जी। तो ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी, बॉडी का वो वॉल्यूम होगा जो पानी के अंदर डूबा होगा, किसी लिक्विड के अंदर डूबा होगा, ठीक है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिंक्ड पोर्शन, सिंक्ड पोर्शन है ना, डूबे हुए भाग का जो वॉल्यूम होगा बॉडी का वो यहाँ पे यूज होगा, और जिस लिक्विड में ये डुबाया गया है उसकी डेंसिटी यहाँ पर रखेंगे। परफेक्ट। तो यहाँ पर ये कितना है, रो है, ये कितना है, पूरा का पूरा डूबा हुआ है तो भी नॉट होगा इनटू में जी। इसको यहाँ पे फीड कर देना, फिर एक स्टेप आगे बढ़ाना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना, tan थीटा निकल जाएगा, tan अल्फा निकल जाएगा, है ना। और tan अल्फा यहाँ पे चूंकि अल्फा बहुत छोटा है तो sin अल्फा के बराबर होगा। और sin अल्फा पिछला क्लास याद करो, पिछला क्लास sin अल्फा में हमने ये x/2 अपॉन में l बताया था। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर, इस अल्फा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो ये काफी बेसिक है, आपको पता ही होगा। तो ये यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। यहाँ से एक लाइन और मैं आगे बढ़ा देता हूँ, t cos अल्फा इज इक्वल टू mg माइनस रो v नॉट इनटू g। चलिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, तो बाई इक्वेशन इन दोनों को डिवाइड करने से क्या मिलेगा, ये जब डिवाइड करोगे t से t निकल जाएगा, sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा। तो जो लोग पिछला लेक्चर नहीं भी देखे होंगे उनको भी कुछ बातें समझ में आ रही होगी। हालांकि देखो अब लेक्चर नंबर 5 देख लो, फिर ये ज्यादा जमेगा, ज्यादा ढंग से समझ में आएगा, आपको परफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ये हर जगह दिया हुआ है ऐसा प्रोफाइल का क्वेश्चन, बीसी पांडे हो, बीएम शर्मा हो, है ना। तो ये tan अल्फा कितने के बराबर होगा, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q1 q2 बाई x स्क्वायर, ये हो गया, है ना, इसका आरएचएस अपॉन में ये mg माइनस रो v नॉट इनटू g होगा यहाँ से, ठीक है। अब क्योंकि अल्फा छोटा है तो tan अल्फा को sin अल्फा लिख सकते हैं और sin अल्फा को x/2 अपॉन में l लिखा जा सकता है ना। ओके, वहां से 160 में x और सेपरेशन और चार्ज के बीच में रिलेशन आ जाएगा। परफेक्ट। ओके, ठीक। तो ये आप लिखेंगे, पॉज करके लिख लो एक बार। अब देखो, अब 2-3 पॉइंट समझ लेते हैं, इंडक्शन से रिलेटेड है। इंडक्शन जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग था ना उससे रिलेटेड है। जैसे पहला पॉइंट लिखो, induction does not take place in point charges. Induction does not take place in point charges. देखो, जैसे ये कोई बॉडी है रैंडम, यहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कोई भी शेप का ये बॉडी है, ये पॉइंट बॉडी नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक ठाक डायमेंशन है इसका, सेपरेशन के रिस्पेक्ट में ठीक ठाक डायमेंशन है। हमने बोला था कि सेपरेशन के रिस्पेक्ट में बॉडी का डायमेंशन, यदि मान लो कि स्फेरिकल है तो उसका रेडियस सेपरेशन के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है, तो उस स्फेरिकल मासी चार्ज बॉडी को, स्फेरिकल चार्ज बॉडी को हम पॉइंट चार्ज बॉडी मानेंगे, ठीक है। तो सेपरेशन के को रिफरेंस करके सेपरेशन के रिस्पेक्ट में ही किसी बॉडी को पॉइंट चार्ज बॉडी बोला जा सकता है, ठीक है। ओके, तो यहां पे ये पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं है, मान लो ये न्यूट्रल है
तो इसके इस फेस पे निगेटिव डेवलप होगा और इसके इस फेस पे पॉजिटिव डेवलप होगा। ये क्यों डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में समझाया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो वो जरूर देखो, है ना। वैसे भी मेरे वीडियोस ज्यादा है नहीं, अभी तो 5 ही वीडियोस हैं, तो आप जल्दी जल्दी उसको देख सकते हैं। जिसमें पहला वीडियो को तो हमने दूसरे वीडियो में रिवाइज करा दिया, कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो पहला वीडियो तो आपको देखना ही नहीं है। उसमें तो लाइट और ये साउंड के भयंकर इश्यूज थे। तो अभी आप बेसिकली 4 लेक्चर और इसको लेकर के 5 लेक्चर ही आपको कवर करना है। तो आपने कुछ भी नहीं देखा है तो आप शुरू से देखो तो ये ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे जिन्होंने देखा उनको ये बात क्लियर होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव, इस फेस पे निगेटिव डेवलप होगा और इस फेस पे पॉजिटिव डेवलप होगा। अब जरा सोचो कि इस पूरे को हम एकदम रिड्यूस करते हुए इसी के जैसा एक पॉइंट मास बना दें, पॉइंट चार्ज बना दे, सॉरी। तो जैसे ही पॉइंट चार्ज बॉडी बनाएंगे तो उसके पास 2 फेस होगा ही नहीं। पॉइंट बना दो भाई, पॉइंट बनाओगे तो इसके पास 2 फेस है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जहां पे निगेटिव डेवलप होगा ना, चलो एक सेकंड के लिए मान ही लेते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इस फेस पर निगेटिव डेवलप, इधर निगेटिव डेवलप होता है, उधर क्या होता है, पॉजिटिव डेवलप होता है। लेकिन ये इतना कम है कि ऐसा आपको फील होगा कि जहां पे निगेटिव डेवलप हो रहा है ना वहीं पे पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को लगातार क्या करते जाएंगे, नलीफाई करते जाएंगे। तो नलीफाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पर नेट चार्ज तो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। इस फेस पर भी कोई नेट चार्ज नहीं है, फेस ही नहीं है इसके पास, 2 फेस ही नहीं एक पॉइंट के पास। एक पॉइंट के पास कहाँ का फेस है ना, इसके पास क्या है, ये चार्ज की तरफ का फेस है, ये चार्ज से दूर का फेस है। तो चार्ज की तरफ जो नजदीक फेस है, जो वहां पे अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है, और जो दूर वाला फेस है वहां पे सेम नेचर का चार्ज डेवलप होता है। तो ऐसा तो इसके पास फेस है ही नहीं पॉइंट चार्ज के पास। तो इसीलिए पॉइंट चार्ज में ऐसा बोला जाएगा कि इंडक्शन होता ही नहीं है। पॉइंट चार्ज की वजह से इंडक्शन होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इंडक्शन होता है, लेकिन पॉइंट चार्ज पर इंडक्शन का इफेक्ट नहीं होता है, पॉइंट चार्ज का इंडक्शन नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। ओके, पॉइंट चार्ज की वजह से इंडक्शन होता है लेकिन पॉइंट चार्ज का इंडक्शन नहीं होता है। परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चार्ज्ड बॉडी में अट्रैक्ट चार्ज्ड बॉडी में अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। अब चलिए में अट्रैक्ट, में को आप ये अंडरलाइन करना है ना। तो में का क्या मतलब है कि में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो कि हम एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, इस पर कुछ चार्ज क्यू है और इसके बगल में हम एक न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, इस पर कुछ भी चार्ज नहीं है, नेट चार्ज क्या है, 0 है। नेट चार्ज के 0 होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिसअपीयर हो गया, उस पर चार्ज है लेकिन नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो इस पॉजिटिव की वजह से इस फेस पर क्या डेवलप होगा, निगेटिव डेवलप होगा, और दूर वाले फेस पर क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव डेवलप होगा। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। इसी तरीके से हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, माइनस क्यू ले लेंगे और ऐसा कोई न्यूट्रल बॉडी ले लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ओके। अब ये पॉजिटिव और इस निगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसी बॉडी पे एक फोर्स इधर लगेगा जिसको F1 बोल देते हैं, और इस पॉजिटिव और इन पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा जिसको हम लोग F2 बोल देते हैं। ठीक है, और आपको पता है कोलंबियन फोर्स जो होता है वो गैप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गैप के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर गैप कम है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये गैप, कोई तुमसे पूछेगा कि ये वाला गैप छोटा है कि ये वाला गैप छोटा है, तो तुम बोलेगा ये वाला गैप छोटा है। और जब गैप छोटा है तो फोर्स बड़े अमाउंट का लगेगा, है ना। तो ये F1 जो है वो F2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा, हर केस में ज्यादा होगा यहाँ पे, है ना। तो F1 F2 से बड़ा होने का मतलब क्या है, नेट क्या होगा, इस पे अट्रैक्शन होगा। परफेक्ट। यहाँ भी क्या है भाई, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा और निगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा। क्योंकि ये जो गैप है ना वो बहुत छोटा है, और जो बहुत छोटा है तो अट्रैक्शन इसकी, यहाँ पर जो ये फोर्स F1 लगेगा और यहाँ पर जो ये फोर्स F2 लगेगा, तो F1 जो होगा हमारे F2 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि R1 जो है इसको मान लो R1 मान लेते हैं और इसको हम लोग R2 मान लेते हैं, और तो R1 और R1 जो है वो R2 से क्या है, छोटा है, तो जो F1 होगा वो F2 से बड़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होने की वजह से। ओके, तो आप समझ गए होंगे
कि ये पॉइंट चार्ज एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, तो दोनों के बीच में क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। परफेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिमिलर चार्ज बॉडीज may attract each other, similar charged bodies may attract each other। अब ये समझो, थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा ढंग से। may हमने लिखा है, may को अंडरलाइन करना है। देखो उसके लिए भी केस लेते हैं, एक सिचुएशन लेकर के समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सिमिलर चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट ईच अदर। देखो पॉइंट चार्ज बॉडी होगा ना, पॉइंट चार्ज बॉडीज, और वो सिमिलर है तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन ही होगा। यही बोला था कूलम्ब साहब ने, वो गलत नहीं है। कूलम्ब्स का जो लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए है। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन है कि दोनों चार्ज का मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट टाइप के होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। और दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है वो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा का होना चाहिए, तभी कूलम्ब्स लॉ लगा पाते हैं हम लोग। कूलम्ब्स लॉ लगा के दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स तब जान पाएंगे जब दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होगा, ठीक है। ओके चलिए भाई, तो हम अभी ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि सिमिलर चार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो देखिए एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे मान लो कि पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कुछ 15 मेगा कूलम है, 15 मेगा कूलम ले लिया, और इसके बगल में एक ऐसा बड़ा सा बॉडी ले लिया, ठीक है, जिसपे चार्ज का अमाउंट जो है ना वो कुछ 0.001 माइक्रो कूलम है, ऐसा कुछ बहुत कम है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा इस पे चार्ज है, छोटे अमाउंट का चार्ज। ओके, तो होगा क्या, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। परफेक्ट। अब इसे नेट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर के एटम्स डिसअपीयर हो गए हैं, इसके अंदर अभी भी एटम है, और एटम है तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन्स है। तो फिर इनमें क्या होगा, इंडक्शन का इफेक्ट होगा, जैसे न्यूट्रल बॉडी में हो रहा था। तो यहां पर इस फेस पर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा और इस फेस पे पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। परफेक्ट। अब सुनो, इस पॉजिटिव जो पहले से पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। फिर से इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव की वजह से जो पहले से पॉजिटिव चार्ज था और अब इंडक्शन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इन दोनों की वजह से इस पे क्या होगा, तो रिपल्सन होगा। और इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस बॉडी पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज्यादा है, तो निगेटिव चार्ज जो डेवलप होगा वो ज्यादा होगा, और जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो गैप R1 है और यहाँ पे जो गैप R2 है, उसमें R1 जो है वो छोटा है, किससे, R2 से, और ये ठीक ठाक बहुत कम का, मतलब दोनों के बीच में जो गैप लेंगे ना बहुत कम लेंगे, और इनके बीच में जो गैप होगा ना वो ठीक ठाक बड़ा होगा। तो ऐसा पाओगे कि कुछ सर्टेन केसेस में एक सर्टेन डिस्टेंस तक जो ये F1 का फोर्स लगेगा और इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस पे जो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, उसमें जो अट्रैक्शन का फोर्स है, मैं बार बार बोले, एक बात समझना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, उसके बाद जैसे उसके बाद जाओगे उससे ज्यादा गैप को बढ़ाओगे तो फिर F2 जो होगा ना, F2 बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब इनके बीच में सेपरेशन भी बहुत छोटा है और इसका चार्ज बहुत बड़ा है और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ना बहुत बहुत छोटा है, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटीज है कि अट्रैक्शन हो जाए, ठीक है। तो एक पॉइंट बड़ा चार्ज ले लिया और एक चार्ज बॉडी ले लिया जिस पे छोटा चार्ज है लेकिन सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव तो सही पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में यदि वो फेस जिस पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा है वो यदि इससे काफी नजदीक होता है तो अट्रैक्शन का, नेट अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सिमिलर चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा देखा गया है लैब में कि सिमिलर चार्ज बॉडी ऐसे सिचुएशन में सिमिलर चार्ज बॉडीज के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो समझो यहां पे क्या है कि अट्रैक्शन जो है ना वो धोखेबाज है। अट्रैक्शन को देख करके हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है A, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है A, और ये जो बॉडी है ना
इस पे क्या चार्ज है, कि क्या चार्ज है पता ही नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है पता है हम लोग को, और इस पे कैसा चार्ज है पता नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। सीआईडी देखे हो, उसमें दया होता है, दया को कंफ्यूजन हो जाएगा। दया सोचेगा कि अरे यार ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसने ये थ्योरी पढ़ रखी है, उसको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकता है, और पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज को बड़े मजे में अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यही है कंफ्यूजन का मेन कारण। यदि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, यदि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो सकता है कि न्यूट्रल हो, ये हो सकता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज हो, और ये भी हो सकता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज हो। तो अब दया कंफ्यूज हो गया है, और ये कंफ्यूजन जायज है भाई, क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का गुड जजमेंट नहीं होता है, उससे हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि इस पे कौन सा चार्ज है। हाँ, इन दोनों के बीच में यदि रिपल्सन होता तो 100% इस पे कैसा चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज ही होता। तो इसीलिए बोला जाता है कि अट्रैक्शन जो होता है वो बेटर टेस्ट नहीं होता है, गुड टेस्ट नहीं होता है, किसका, इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो आप लिखेंगे इस पॉइंट को नोट करके, इस पॉइंट को नोट करके लिखो। पहले लिखोगे अट्रैक्शन इज नॉट गुड टेस्ट ऑफ, attraction is not good test of electrification, okay, electrification, FICATION है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिपल्सन इज बेटर टेस्ट या फिर गुड टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपल्सन इज गुड टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज है और कोई ए जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और बगल में कोई एक दूसरा बॉडी रखा गया है और दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो बताओ बी पे कैसा चार्ज है। तो अब एक बार ही उसको डायरेक्ट निगेटिव मत बोल देना भाई, उसमें बोलना है कि मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी जीरो, कुछ भी इस पे चार्ज हो सकता है। यदि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो हाँ रिपल्सन हो रहा है, तब तो भाई इसका पॉजिटिव तो 100% पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। अट्रैक्शन धोखेबाज होता है, ध्यान रखना है, धोखेबाज कौन नहीं होता है, रिपल्सन धोखेबाज नहीं होता है, पक्का, ओके। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन है बोर्ड पे, इसको आप ट्राई कीजिए, नए प्रोफाइल का क्वेश्चन है। इसमें किया क्या गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस को आर सेपरेशन पे अरेंज किया गया है, बिल्कुल एयर में, लेकिन उसके बाद क्या किया गया है कि ग्लास स्लैब, कुछ भी स्लैब हो सकता है, दूसरे मीडियम का बना हुआ है, एयर का स्लैब नहीं है ये, एयर को छोड़ के किसी भी मीडियम का स्लैब है, किसी भी मटेरियल का स्लैब बनाया गया है। मान लिया हमने कि शीशे का बनाया गया है, ग्लास का बनाया गया है, और इसका थिकनेस क्या है, टी है, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर है। इन दोनों के बीच में कहीं भी इसको लाके अरेंज कर दिया गया, रख दिया गया है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा, ये नहीं होता तो फोर्स कितना लगता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सिंपल। लेकिन यदि ये आ गया तब फोर्स कितना लगेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे देखो इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब है जैसे तुम बचपन में खेलते होगे तो बोलते होगे तुम सब एक में रहो, मैं अकेले रहूंगा। तो इसका मतलब है कि तुम सब मिलकर के जितना फोर्स लगाओगे उतना मैं अकेला लगा सकता हूं, और तुम सब मिलकर के जितनी एनर्जी डेवलप करोगे, जितना वर्क करोगे, एनर्जी डेवलप नहीं, एनर्जी जितना ट्रांसफर करोगे, मतलब जितना वर्क करोगे उतना मैं अकेला वर्क कर सकता हूं, तो मैं तुम सबका इक्विवेलेंट हूं, इक्विवेलेंट माना जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। करेंगे क्या, इस ग्लास स्लैब को एयर स्लैब से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन रिजल्ट पे चेंज नहीं आना चाहिए। इस ग्लास स्लैब की मौजूदगी की वजह से, इस ग्लास स्लैब की मौजूदगी की वजह से जो फोर्स लग रहा है दोनों पे, इस ग्लास स्लैब को हटा करके यहाँ पर एयर स्लैब ला दिया जाए और एक पार्टिकुलर थिकनेस का, और इन दोनों पे लगने वाले फोर्स न बदले, तो फिर उस सिचुएशन और इस सिचुएशन में कोई अंतर नहीं है। वो जो सिचुएशन है जब हम एयर स्लैब को, ग्लास स्लैब को एयर स्लैब से रिप्लेस कर दे रहे हैं, वो एक नया सिचुएशन हो गया ना। तो वो सिचुएशन जो है और इस सिचुएशन में कोई अंतर नहीं है, रिजल्ट वाइज कोई अंतर नहीं है। सिर्फ क्या अंतर है, आपको ग्लास की जगह पर क्या दिखेगा, एयर दिखेगा, एयर फील हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे क्या आ गया है, एयर आ गया है। तो चलिए देखते हैं
कि ग्लास स्लैब को हटा करके कितने थिकनेस का यहां पे एयर स्लैब लाना होगा। तो देखो इसको जानने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहां पे ग्लास स्लैब ले लेते हैं और दो कोई रैंडम पॉइंट चार्ज लेते हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। दोनों फेस पर हमने दो पॉइंट चार्जेस ले लिए, तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा, T के बराबर होगा। और फोर्स कितना लगेगा, दोनों पे जो अभी फोर्स है वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई T स्क्वायर। ठीक है, अब इस ग्लास स्लैब को हटा करके आप एयर स्लैब लगाओ और फिर से इन दोनों फेसेस पर Q1 और Q2 चिपकाओ, और इनके इसका जो थिकनेस है वो हमने मान लिया है कि वो r डैश के बराबर है, और ये है क्या, ये एयर है। ठीक है, इस ग्लास स्लैब के दोनों एंड पे दो चार्ज रखा गया, कुछ फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस पे। अब इस एयर स्लैब को हमने ग्लास स्लैब से रिप्लेस किया और फिर इनके एंड्स पर हमने दो सेम पॉइंट चार्जेस रखे हैं, और इन दो पॉइंट चार्जेस पे यदि वही फोर्स लगेगा तो क्या मैं इस एयर ग्लास स्लैब को इस एयर स्लैब से रिप्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल शौक से कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मैं इस एयर ग्लास स्लैब को हटा के एयर स्लैब लगा सकता हूं क्या? रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना फोर्स इस केस में लग रहा है उतना ही फोर्स इस केस में लग रहा है। तो ये जो सिचुएशन है वही अपने इस सिचुएशन का इक्विवेलेंट माना जाएगा। ओके, चलिए तो अभी फोर्स कितना लगेगा दोनों पॉइंट चार्जेस पे, तो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r डैश स्क्वायर। ठीक है, और दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट। परफेक्ट। ओके, तो चलिए यहां से हम r डैश निकाल लेते हैं। यदि हमें ग्लास स्लैब को हटा के एयर स्लैब लगाना होगा तो उस एयर स्लैब का थिकनेस कितना होगा। ठीक, ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कट गया है ना, सारे उड़ गए। अब सिर्फ बचा हुआ है r डैश स्क्वायर, इसको यहां लेके आएंगे, और ये बचा हुआ है T स्क्वायर और ये बचा हुआ है एप्सिलॉन r। ठीक है, ओके, इसको उधर लेके जाएंगे। तो यहां आएगा r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू T स्क्वायर। एप्सिलॉन r इनटू T स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे। ओके, यहां से r डैश आएगा रूट अंडर एप्सिलॉन r इनटू में T स्क्वायर, तो यहां से r डैश क्या हो जाएगा फाइनली रूट अंडर एप्सिलॉन r इनटू में T। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लास स्लैब हटाया है, एयर स्लैब लगाया है, लेकिन उस एयर स्लैब का थिकनेस जो है वो T के बराबर नहीं होकर के कुछ अलग होगा। तो उस थिकनेस को कैसे जानेंगे? एक केस में हम क्या ले लेंगे, ग्लास स्लैब को ले लेंगे और उसके दोनों एंड्स पे मतलब दोनों फेस पे दो पॉइंट चार्जेस रख देंगे Q1 Q2 और फोर्स इवैल्यूएट कर लेंगे, फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि एक एयर स्लैब लेंगे और उसके भी दोनों फेसेस पे दो पॉइंट चार्ज सेम पॉइंट चार्ज Q1 Q2 रखेंगे और दोनों पे जो लगने वाला फोर्स है वो निकाल लेंगे। यदि ये फोर्स और वो फोर्स दोनों आपस में सेम है तो ये जो ग्लास स्लैब का जो है, ग्लास स्लैब जो है और ये जो एयर स्लैब है दोनों एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, इक्विवेलेंट माने जाएंगे। मतलब ग्लास स्लैब को हटा के हम एयर स्लैब, इस एयर स्लैब को लगा सकते हैं और इस एयर स्लैब को हटा करके ग्लास स्लैब को लगा सकते हैं, जो जैसा जरूरत पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे इसको छोड़ के आसपास सराउंडिंग में क्या है, एयर है, तो हम इसको हटा के एयर स्लैब ही चिपकाएंगे, यहाँ पे एयर स्लैब ही लगाएंगे। ठीक है, यदि मान लो कि इसको ग्लास में रखा होता और बीच में एयर का स्लैब मान लेता, कितनी दूरी में एयर है और इस साइड में क्या है, ग्लास है, तो हम फिर इस एयर को क्या करते, ग्लास स्लैब से रिप्लेस कर देते। एयर स्लैब को हटा करके वहां पे क्या लगाते, ग्लास स्लैब लगाते। लेकिन उस ग्लास स्लैब का थिकनेस वही नहीं होता, उसका फिर से थिकनेस हमें निकालना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे पॉइंट चार्ज एयर है और बीच में कोई दूसरा स्लैब आ गया, तो इस स्लैब को हटा करके यहाँ पे इस स्लैब को हटा करके यहाँ पे एयर स्लैब को रिप्लेस करना है, एयर स्लैब को टिकाना है, एयर स्लैब को रखना है। और यदि यहाँ पे चार्ज और पूरे में क्या है, ग्लास है, वाटर है और बीच में क्या आ गया आपका, ग्लास स्लैब आ गया, तो आपको क्या करना चाहिए, ग्लास स्लैब को हटा करके वाटर स्लैब लगाना चाहिए। और वाटर स्लैब का क्या थिकनेस होगा वो जानने के लिए भी बेसिक जो तरीका है वो यही होगा। ठीक है, फर्क क्या पड़ेगा, इसका एप्सिलॉन r ग्लास का अलग होगा और वाटर का क्या होगा, अलग होगा। ठीक, एयर है तो एयर का एप्सिलॉन r क्या होता है, 1 होता है। और एक बात और ध्यान रखना, एप्सिलॉन r ऑफ मेटल या फिर कंडक्टर, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर या फिर मेटल का इनफाइनाइट होता है, इसका हम आगे यूज करेंगे।
एप्सिलॉन आर ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मेटल और कंडक्टर इज इनफाइनाइट। ओके, चलिए, तो ये जो थिकनेस है इतना आ गया। अब देखो चेक बात क्या है, अब यहाँ पे Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, नया डायग्राम क्या होगा, अब दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ एयर ही एयर है। कूलम साहब बोले थे कि जब दोनों का मीडियम सेम होगा तभी हम कूलम्स लॉ लगा करके फोर्स जान सकते हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस का मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे सिर्फ एयर ही एयर है, ग्लास स्लैब को हटा करके हमने क्या भर दिया, वहां पे एयर भर दिया है। ग्लास स्लैब को किससे रिप्लेस कर दिया है, एयर स्लैब से रिप्लेस कर दिया है। तो दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ एयर ही एयर है। और उस एयर का वो जो एयर है उसका जितनी दूरी में एयर है वो एक एग्जैक्ट उसका थिकनेस क्या है वो देखो क्या है, वो कैसे जानेंगे। तो पहले एयर कितने में था, r माइनस टी में था, पहले एयर कितने में था, r माइनस टी में था, और अब एक्स्ट्रा कितना आया है, ये वाला एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, इसको हटाया। तो पहले इसको हटाएंगे तो कितनी दूरी में एयर बचा हुआ है, r माइनस टी में, खूब ढंग से समझना इसको, r माइनस टी में एयर है, और अब एक्स्ट्रा कितना लाया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा ये वाला लाया जा रहा है r डैश, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब जो इक्विवेलेंट गैप होगा, सिर्फ इनके बीच में क्या है, एयर ही एयर है। आपने इसको हटा करके यहाँ पे क्या रख दिया है, एयर रख दिया है, एयर स्लैब रख दिया है। तो पहले एयर कितने में था, r माइनस टी में था, और अब फिर से क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, उसमें एक्स्ट्रा एयर का स्लैब वहां पे रखा गया है। तो अब इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट गैप होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो होगा r माइनस टी प्लस r डैश, r माइनस टी पहले से एयर था और अब एयर r डैश थिकनेस का आ गया है। तो दोनों के बीच में इक्विवेलेंट जो गैप होगा वो r माइनस टी प्लस r डैश होगा। परफेक्ट। तो अब हम जो फोर्स लगाएंगे इसको हम r नॉट मान लेते हैं, r नॉट होगा r माइनस टी प्लस r डैश, ये r माइनस टी प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन r इंटू टी, ये r, ये माइनस टी को कॉमन ले लो बच्चा, ये कितना आएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन r आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर ही एयर है, तो ये दूसरा मीडियम तो है नहीं, सिर्फ एयर ही है। इस यहाँ पे इसको जैसे ही आपने एयर स्लैब से रिप्लेस किया तो सिर्फ एयर ही बचा। इस पॉइंट को मैं फिर से समझाना चाहूंगा, जैसे दोनों के बीच में अभी एयर शुरू में कितने गैप में था, एयर कितनी दूरी में था, तो r माइनस टी, टी दूरी में तो एयर था नहीं, और फिर अब एयर और एक्स्ट्रा कितनी दूरी में भरा गया, तो r डैश दूरी में भरा गया है। तो जो इनके बीच में जो रिलेटिव इक्विवेलेंट गैप जो होगा सिर्फ एयर एयर आने की वजह से वो होगा r माइनस टी प्लस r डैश। ओके, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई r नॉट का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r नॉट का स्क्वायर। लिख लो आप इसको, समझ लो, फिर से मैं समझा देता हूँ इस चीज को। जैसे क्या था, दो पॉइंट चार्जेस थे, दोनों के बीच में पार्टिकुलर थिकनेस तक कोई दूसरा मीडियम लेके आगे रखा हुआ है यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है, तो इसको हटा करके एयर स्लैब से इसको रिप्लेस करेंगे और फिर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। ओके, मतलब कि आपको फाइनली करना क्या है कि सेम मीडियम, दोनों पॉइंट चार्जेस जो हैं उनके बीच में जो मीडियम होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए, बीच में थोड़ा भी कहीं पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बीच में थोड़ी दूरी के लिए भी दूसरा मीडियम नहीं आना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि सर ये और ये दोनों तो सेम मीडियम में है ही, अभी भी यहाँ एयर है, अभी भी यहाँ पे क्या है, एयर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में पूरे हर एक पॉइंट तक क्या होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक को चार्ज को पानी में रख दिया, एक चार्ज को एयर में रख दिया, तो उसको निकालने का फिर तरीका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर कूलम्स लॉ डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर पाएंगे, कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, है ना। ओके, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। थोड़ी गर्मी बढ़ गई है ना, पसीना हो रहा है यहाँ। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो कंसंट्रेशन थोड़ा बना के रखना। वैसे भी
मैंने पहले भी बोला है कि वीडियोस में मैं आपको उतना फोकस नहीं कर सकता हूँ, आपको खुद से ही इस पे कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। चलिए भाई, तो अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो आप लिख लो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2 है, परफेक्ट। और यहाँ पे कुछ हम ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट O है, यहाँ पे कोई पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है, परफेक्ट। तो इस ओरिजिन इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अपने हेडिंग लगाना होगा आपको, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर को हम RA बोल लेते हैं और इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग RB बोल देते हैं, परफेक्ट। और यहां पे जो ये पोजीशन वेक्टर है वो आपका AB है, मान लीजिए AB वेक्टर है, ठीक है, AB वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब Q2 पे जो Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है, Q2 पे Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इधर होगा और उसको बोलते हैं F21। ये क्या बता रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या है भाई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ओके, परफेक्ट। कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे दो फिक्स चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, पोजीशन वेक्टर RA है और ये पोजीशन वेक्टर क्या है, RB है, और ये जो है AB है, ये AB बता रहा है एक ऐसा पोजीशन वेक्टर जो B का है किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, ठीक है। AB क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, परफेक्ट, ओके। अब देखो वेक्टर क्या सजेस्ट करता है, अच्छा थोड़ा हम ये F21 को इवैल्यूएट कर लेते हैं कि F21 होगा क्या भाई। तो F21 विल बी K, इसका मैग्नीट्यूड, F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब है AB का स्क्वायर, ठीक है, ओके। AB मतलब कि AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, AB का मतलब है AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का गैप, डिस्टेंस, तो ये AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, परफेक्ट। K Q1 Q2 by R स्क्वायर। R क्या होता है, वो तो दोनों के बीच का गैप होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया इस वेक्टर का। इन दोनों के बीच में गैप क्या है, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही इन दोनों के बीच में गैप का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेक्टर के लॉज को फॉलो करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में, देखो किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितने होते हैं, तो एक होता है। अब इस फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो और इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों वेक्टर एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर से इस डायरेक्शन में क्या है, ये वेक्टर फोर्स वेक्टर इसी डायरेक्शन में है और ये पोजीशन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे F21 कैप इज इक्वल टू AB कैप ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये F21 कैप क्या होगा, F21 वेक्टर बाई में F21 का मैग्नीट्यूड। आपको ये बात पता होगा कि A कैप क्या होता है, वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। ये सब आप 11th के बेसिक में पढ़े होंगे, वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या होता है, A कैप होता है। तो यहाँ पे F21 कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ भी ये क्या होगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। तो यहां से F21 वेक्टर क्या हो जाएगा, F21 का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर AB अपॉन में AB का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चा, यही हमें डिफाइन करना था। ये F21 क्या होगा, एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ है नहीं विशेष, ये सब वेक्टर ही चल रहा है। ये AB को क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखो AB को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाओ, बाई ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं, हमको पता है एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाता है तो वो रिजल्टेंट कहा जाता है।
एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जो वेक्टर मिलाता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो इसमें ढूंढो एक का टेल दूसरे के हेड से कहां मिल रहा है, यहाँ पे टेल से टेल मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, टेल से हेड को मिला रहा है, ये क्या कर रहा है, हेड से हेड को मिला रहा है। ये जो वेक्टर है वो हेड से, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला रहा है। ये वेक्टर क्या कर रहा है, एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से ही मिला रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या, एक ऐसा वेक्टर जो एक के टेल को दूसरे के हेड से मिला है। आपको याद होगा ट्रायंगल, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो रिजल्टेंट होता था ऐसा होता था। ये करता क्या था, एक के टेल को दूसरे के हेड से मिलाता था। तो यहाँ पे एक के टेल को दूसरे के हेड से मिलाने वाला वेक्टर कौन है, ये है। तो ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। परफेक्ट, ओके। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आरबी जो है, वेक्टर आरबी जो है वो आर ए प्लस वेक्टर ए बी के बराबर होगा। ठीक है, अब ये वेक्टर ए बी यहां से हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी विल बी आर बी माइनस आर ए, वेक्टर आर बी माइनस आर ए, इसको इधर लेके आ गए। ठीक है, ये ए बी क्या बन गया, आर बी माइनस आर ए बन गया। ओके, यहां पर लिख सकते हैं आर बी माइनस वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए अपॉन में ये वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। अभी देखना है लाइन और लिखेंगे यहाँ पे, ये सब आपको पता है, इसको हटा है। ये F21 जो है वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 बाई ab का स्क्वायर। तो ab को लिख सकते हैं हम लोग, ab को लिख सकते हैं अभी जैसे यहां पर लिखा था rb माइनस ra का स्क्वायर इंटू 1 बाई rb माइनस ra, देख लो है ना। और ऊपर में क्या बैठा हुआ है, rb वेक्टर माइनस ra वेक्टर। ओके, चलिए अब देखना यहां पे ये फोर्स वेक्टर जो है, फोर्स वेक्टर जो है F21 वो हो जाएगा k q1 q2 इंटू rb वेक्टर माइनस ra वेक्टर अपॉन में rb माइनस ra का क्यूब। क्लियर है, यहां पे rb माइनस ra है अपॉन में ये वेक्टर rb माइनस ra का मैग्नीट्यूड, क्योंकि rb माइनस ra भी अपने आप में क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा, वेक्टर ही है वहां पे, देखना ना, उसका क्या है, क्यूब है। तो यहां से फाइनली हम लोग क्या फाइंड किए कि F21 क्या आ जाना चाहिए इसमें, ये आपको याद होना चाहिए बंधु, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये rb माइनस ra का क्यूब। ये फाइनली, चलिए एक बार और समझा लेता हूं आपको। क्या था कि यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज था, Q1 था और ये Q2 था, और ये कोई फिक्स पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर RA है, इसका पोजीशन वेक्टर RB है, हमने नाम भी दे रखा है A और B, और B का पोजीशन वेक्टर A के रिस्पेक्ट में क्या है, AB है। परफेक्ट, तो यहाँ पे हम यदि ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो आपको पता है वो वेक्टर 3 वेक्टर है, और तीनों में वो वेक्टर जो एक के टेल से दूसरे के हेड को मिला रहा है तो वो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। बाकी दोनों का क्या होता है, वो रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पर वो वेक्टर कौन सा है, पहचाना था हमने कि ये वेक्टर है, तो RB को क्या लिख दिया था, RA प्लस AB वेक्टर। ठीक है, यहाँ से AB वेक्टर क्या आ गया था, RB माइनस RA, पक्का। और यहाँ से हमें यदि AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानना होगा तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, RB माइनस RA का मॉडुलस, है ना, जिसका हम आगे यूज कर रहे हैं इधर। ठीक है, अब देख बच्चा, इधर एक अब इस 2 पे 1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसे नाम क्या दिया है, F21। F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। परफेक्ट, अब देखो F21 और AB वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, तो AB वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, AB कैप होगा। F21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, F21 कैप होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और दोनों का डायरेक्शन किधर है, उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x की डायरेक्शन में है, यदि हम इधर x मान लेते हैं तो। ठीक है, अब F21 का मैग्नीट्यूड हमसे भी पूछेगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, k q1 q2 अपॉन में गैप का स्क्वायर, गैप क्या है, AB है, AB का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। अब ये F21 कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
AB कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये F21 इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड इनटू में ये j का तो लिख दिया, ठीक है। AB की जगह पर क्या लिखा है, वेक्टर B माइनस RB माइनस RA अपॉन में ये AB का मैग्नीट्यूड RB माइनस RA का मॉडुलस। परफेक्ट है, ओके। यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन में ये जो AB है ना, AB का मैग्नीट्यूड, जैसे AB के मैग्नीट्यूड को RB माइनस RA का मॉडुलस ले लिया था, वहीं यहाँ भी लेंगे तो RB माइनस RA का मॉडुलस का स्क्वायर, और ये पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर क्यूब में बदल जाएगा, तो स्क्वायर ये क्यूब हो गया है, और ये जो कहते हैं ऊपर में ये K Q1 Q2 इनटू में RB माइनस RA अपॉन में RB माइनस RA का मॉडुलस का क्यूब हो गया। तो ये फाइनल आपका क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया किसका, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। अब इस पे हम कुछ एप्लीकेशन करते हैं, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब इसको तो इसी प्रोफाइल पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है 1, तो इसका नाम 1 दे रखा है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है। तो इसका इस पे चार्ज कितना है, इसके पास चार्ज क्या है 2 माइक्रोकूलम, इसके पास चार्ज क्या है -4 माइक्रोकूलम, और इस पर क्या है 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4, 6, ये 3, 4, 5, ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं। परफेक्ट। हमें 10 कूलम पे फाइंड नेट फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम, मतलब क्या है कि इस पे निकालना है F3 नेट हमें निकालना है। तो हम लोग देखो F3 नेट को क्या लिख सकते हैं, F3 नेट इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, ठीक है ना। नेट फोर्स बाद में मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, अभी सिर्फ उसे वेक्टर के फॉर्म में निकालते हैं उसका एक्सप्रेशन। उसके बाद मैग्नीट्यूड तो निकालने आता ही है, आई कैप जे कैप के कैप में कुछ भी दिया हुआ है तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस, जैसे आपको पता है कि x आई कैप कुछ भी वेक्टर a है, ये दिया हुआ है x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। परफेक्ट। तो ये आपको पता है 11th के बेसिक से, तो इसी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। चलिए, तो नेट फोर्स हमें 3 पे निकालना है, किस पे निकालना है 3 पे। तो 3 पे फोर्स किनकी वजह से लगेगा, 1 की वजह से लगेगा और 2 की वजह से लगेगा, सिंपल है ना। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे F3 नेट को, ये मॉडुलस नहीं है ना, ऐसी ये ब्रैकेट है F3 नेट। F3 भी लिखोगे तो उसका मतलब F3 नेट ही होता है। नेट फोर्स ऑन 3 क्या होगा, a फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ओके। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब आप इसको कैसे लिख पाओगे, k q1 q3, q1 का मैग्नीट्यूड इनटू q3 का मैग्नीट्यूड इनटू R3 माइनस R1, वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 अपॉन में R3 वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये हो गया आपका F31। इसी तरीके से F32 क्या होगा, K Q2 का मैग्नीट्यूड इनटू Q3 का मैग्नीट्यूड R3 माइनस R2 अपॉन में R3 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। ये 32 है तो R3 माइनस R2 अपॉन में R3 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। ओके, अब चलिए भाई R1 R3 हम लोग को पता है कि Q1 कितना है, Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो Q1 का मैग्नीट्यूड वहां से हम देख करके और फिर यहाँ पे फीड कर लेंगे। Q2 भी हमें पता और Q3 भी हमें पता है। ओके, अब यहाँ पे R1 R2 और R3 पता होना चाहिए। तो R1 जो है वो 1 2 3 था, तो वो हो जाएगा 1 i कैप, मतलब उसको सिर्फ i कैप लिख सकते हैं, प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। इसी तरीके से R2 कितना होगा, तो R2 हो जाएगा 2 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। इसी तरीके से R3 कितना हो जाएगा, R3 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस
5k कैप हो जाएगा, पक्का। अब यहाँ पे R3 और R1 है, तो R3 और R1 की वैल्यू यहाँ पे फीड कर देंगे, उसका फिर मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। R3 माइनस R1 निकाल के उसका मैग्नीट्यूड I कैप J कैप K कैप में आएगा, ये वेक्टर R3 माइनस R1, उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ से R3 माइनस R1 कितना होगा, तो इसमें से इसको घटाना है, तो ये घटेगा तो कितना आएगा 2I कैप प्लस, इसमें से इसको घटाओ भाई 2J कैप प्लस, इसमें से इसको घटाओ, ये भी सेम है तो 2K कैप, इसको ऐसे कर देते हैं ना। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R3 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 4 4, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये 2 रूट 3 हो गया। अब यहाँ पे R3 माइनस R1 का होल क्यों चाहिए, यहाँ पर फीड कर देंगे। इन सेम फैशन हमें R3 माइनस R2 भी चाहिए, तो R3 माइनस R2 निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, तो R3 माइनस R2 निकालोगे तो इसमें से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा I कैप। अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें इतना माइनस माइनस और इतना तो प्लस हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, तो ये 8J कैप प्लस, इसमें से इसको घटाओ तो ये प्लस है वो माइनस है, तो ये माइनस, ये प्लस है, इसमें से इसको घटाना है, तो ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है ना, तो ये 5 माइनस 6 कितना होगा -1 होगा, तो ये माइनस K कैप हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, R3 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, ये रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये R3 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड निकल गया, या R3 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। R3 माइनस R1 भी निकल चुका है जो यहाँ पर फिट करेंगे, R3 माइनस R2 भी निकल चुका है जिसको हम यहाँ पर फिट करेंगे, ठीक है। Q1 Q2 और Q3 तो हमें पता ही है, और K का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, जिसे फीड करेंगे और फाइनली हम क्या निकाल लेंगे, जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा F3 का वो I कैप J कैप K कैप में आएगा, ठीक है। वो वेक्टर एक्सप्रेशन होगा नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 3 पे, और उसका एक मैग्नीट्यूड निकालना है तो सेम काम, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, मतलब fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर। fx क्या है, फोर्स जो फाइनली आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, fx फोर्स जो फाइनली आएगा, हो सकता है वहां पे बोलना दिख रहा हो, तो ये fx I कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप के फॉर्म में आएगा फाइनली। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यदि पूछेगा तो क्वेश्चन में ऐसा मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर, ओके ओके। तो ऐसे आपको आता है ये बेसिक, इसके पहले भी क्वेश्चन के पहले भी हमने आपको बता दिया था ये चीज, लेकिन अब आप कितना समझते हैं वो तो सामने से रिस्पांस मिल नहीं रहा, इसमें मुझे पता नहीं चलता, इसलिए दो बार और बता दिया इस बात को। तो चलिए भाई, ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चन जब ही आएंगे तो आपको करना क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स दिया होगा तो I कैप J कैप K कैप में उसका पोजीशन लिख लेंगे, पोजीशन वेक्टर, और फिर पोजीशन वेक्टर का हमें ऐसा डिफरेंस चाहिए होता है, तो फिर हमें I कैप J कैप K कैप में वेक्टर दिया हुआ है तो उसको कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये सब तो 11th में बताया गया है ना, तो उसके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो सब आपको आता है। और हमने ये भी बता दिया, ये पहले भी आपको पता होगा कि I कैप J कैप K कैप में कोई वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बस यदि इतने बेसिक क्लियर है तो वेक्टर फॉर्म के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही कोऑर्डिनेट देगा तब तुरंत समझ जाना कि वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, फिर आप उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले लगा करके गैप निकाल करके और फिर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर मत करने लगना, आप सीधा इस फॉर्मूले का, इस मेथड का यूज करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो डिस्टेंस फॉर्मूले लगा करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, लेकिन जब I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में आंसर को छोड़ना होगा ना, सारे ऑप्शन I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो फिर आपको ये लगाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स वाले भी, आप इसी प्रोसेस का यूज करो, ठीक है ना। वैसे भी प्रूफ हमने आपको समझा ही दिया है कि प्रूफ इसका कैसे होता है, उसमें क्या यूज किया था, यूनिट वेक्टर फोर्स का और पोजीशन वेक्टर का सेम कर दिया था, वहाँ से एक एक्सप्रेशन आ गया था और उस एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए फिर इतना ही करते हैं, आज वीडियो को छोटा रखते हैं, थोड़ा हेल्थ इशू भी है, और फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे। और ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो यहाँ पे ख़त्म होता है,
और अगले क्लास से हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, उसके फिर डिफरेंट केसेस होंगे, वो भी कुछ 3-4 लेक्चर तक चलेगा। फिर पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बाद इतना करने के बाद फिर डाइपोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा। चलिए फिर बाय।